वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। 65 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2021 के लिए, और यह है टेस्ट नंबर 66। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 से 4 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद, अपना भी सोचना कि आंसर क्या होगा। तो प्रश्न क्रमांक संख्या 1 पर आ जाइए, थोड़ा तीव्र गति से चलिएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? 2 स्टेटमेंट के साथ बताइए। मुख्य सूचना आयुक्त पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होते। केंद्रीय सूचना आयोग के पास दीवानी न्यायालय की शक्तियां होती हैं क्या? मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति दोबारा नहीं की जा सकती या हो सकती है? नहीं हो सकती। करेक्ट है स्टेटमेंट। केंद्रीय सूचना आयोग के पास दीवानी न्यायालय की शक्तियां होती हैं। फौजदारी की होती हैं? नहीं, फौजदारी की नहीं होती, दीवानी की होती हैं। फिलहाल करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। तो मुख्य सूचना आयुक्त और एक सूचना आयुक्त केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले पूरा हो अपने पद पर बने रहते हैं और वे पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते। केंद्रीय सूचना आयोग के पास समन करने, दस्तावेज की आवश्यकता आदि के संबंध में दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? एक बार फिर से 2 स्टेटमेंट हैं। भारत में वर्ष 1872 में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में पहली बार देशव्यापी जनगणना कराई गई। वर्ष 1881 में पहली बार जनगणना के लिए अलग विभाग बनाया गया। बताइए कौन सा करेक्ट है? दोनों के दोनों करेक्ट ही हैं, तो इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। अब अगली जनगणना कब होगी? 2011 में हुई थी ना लास्ट, तो इसी साल होगी। ठीक है, फिर से ढेर सारे आंकड़े याद करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। कैच द रेन नामक जागरूकता अभियान के संदर्भ में विचार करना है। कैच द रेन, देखिए इसे जल शक्ति मंत्रालय द्वारा युवा मामलों और खेल मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया है। पारंपरिक वर्षा जल संचयन संरचना की मरम्मत जो है इस अभियान के घटकों में से एक है। बताइए कौन सा सही है? कैच द रेन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा युवा मामलों और खेल मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया, करेक्ट है। पारंपरिक वर्षा जल संचयन संरचना की मरम्मत इस अभियान के घटकों में से एक है, ये भी सही है। तो दोनों के दोनों करेक्ट हो गए, सी है इसका आंसर। तो देखिए हाल ही में राष्ट्रीय जल मिशन जल शक्ति मंत्रालय ने नेहरू युवा केंद्र संगठन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के सहयोग से कैच द रेन नामक जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। इसलिए करेक्ट हो गया पहला स्टेटमेंट। सभी स्थितियों के आधार पर जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल बारिश के पानी को संग्रहित करने के लिए वर्षा जल संचयन संरचना यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर RWHS का निर्माण करना है। अब देखिए इसके अंतर्गत कौन कौन सी गतिविधियां शामिल होंगी। वाटर हार्वेस्टिंग हेतु गड्ढे बनाना, छत पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण करना तथा चेक डैम बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। संचयन की भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए अतिक्रमणों और टैंकों की सिल्ट को हटाना है। और क्या करना है? पानी के उन चैनलों में से अवरोधों को हटाना है जो जल ग्रहण क्षेत्रों से पानी की आपूर्ति करते हैं। जल को वापस लाने के लिए पारंपरिक जल संचयन संरचनाओं जैसे कि छोटे कुएं और गहरे तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर आ जाइए अब 4 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसकी स्थापना 1899 में हुई थी। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में अवस्थित है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद समाधान से संबंधित निकाय है। इनमें से किसी एक के बारे में बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय या फिर स्थायी मध्यस्थता न्यायालय। इसकी स्थापना 1899 में नीदरलैंड के हेग में अवस्थित है। इसका मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद समाधान से संबंधित है, स्थायी मध्यस्थता न्यायालय। तो डी हो जाएगा इसका आंसर।
तो देखिए मध्यस्थता की स्थायी न्यायालय, मध्यस्थता का स्थायी न्यायालय यानी परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पीसीए की स्थापना 1899 में की गई थी। इसका मुख्यालय है नीदरलैंड के हेग में। यह एक अंतर सरकारी संगठन है जो राज्यों के बीच मध्यस्थता एवं विवाद समाधान हेतु समर्पित है और इसकी संगठनात्मक संरचना 3 भागों में विभक्त है। कौन से हैं वो 3 भाग? पहला है प्रशासनिक परिषद यानी एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल, दूसरा है न्यायालय सदस्य और तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो। देखिए इसके पास एक वित्तीय सहायता कोष है जो विकासशील देशों को परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन द्वारा विवाद निपटान में शामिल लागत को पूरा करने में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मदन मोहन मालवीय से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना कि इनमें से कौन सा सही है। उन्होंने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी VHU की स्थापना की थी। उन्होंने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य के रूप में कार्य किया था। उन्होंने गिरमिटिया मजदूरी प्रथा को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी क्या? इस तरह के शब्द यूपीएससी में पूछे जा रहे हैं। 2019 में पूछा गया था गिरमिटिया से संबंधित प्रश्न, गांधी जी से संबंध रखता था, वो करेक्ट था वो। तो बिल्कुल मदन मोहन मालवीय 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी इन्होंने। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य के रूप में काम किया था इन्होंने। गिरमिटिया मजदूरी प्रथा को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन्होंने। गिरमिटिया मजदूरी मतलब बाल मजदूरी, छोटे बच्चे। तो करेक्ट है यहाँ तीनों के तीनों स्टेटमेंट, डी है इसका आंसर। तो इसके अलावा और क्या है मदन मोहन मालवीय के बारे में? मदन मोहन मालवीय महान शिक्षाविद, बेहतरीन वक्ता और एक प्रसिद्ध राष्ट्र नेता थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम आंदोलनों, उद्योगों को बढ़ावा देने, देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में योगदान देने, शिक्षा, धर्म, सामाजिक सेवा, हिंदी भाषा के विकास, राष्ट्रीय महत्व से संबंधित कई अन्य गतिविधियों में हिस्सा लिया। एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि इनका महामना, इनको बोला जाता है महामना मदन मोहन मालवीय। तो महामना की उपाधि अगर पूछ ले जाए किसने दी थी इनको, तो महात्मा गांधी ने दी थी। और एक उपाधि और मिली थी इनको कर्मयोगी की, वो किसने दी थी? डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। डॉक्टर एस राधाकृष्णन कौन थे? भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। पहले कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब मदन मोहन मालवीय को वर्ष 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। मदन मोहन मालवीय ने 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना में। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। क्लोरोफिल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल देखिए पौधों में तो पाया ही जाता है, बचपन से छोटे क्लास में पढ़ा होगा। शैवालों में भी पाया जाता है, तो बी लगा दें इसका। या साइनोबैक्टीरिया में भी पाया जाता है? देखिए साइनोबैक्टीरिया का मतलब ही है नीली हरी शैवाल जो काई होती है ना, उसी को तो बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। जिसको पता होगा वो करेक्ट कर जाएगा। वैसे इस तरह के जो भी प्रश्न होते हैं यूपीएससी में, तीनों करेक्ट हो जाते हैं वो। तो देखिए क्लोरोफिल जो है पौधों, शैवालों और साइनोबैक्टीरिया में पाया जाने वाला एक हरा वर्णक है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है और अपनी ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और पानी से कार्बोहाइड्रेट को संश्लिष्ट करने के लिए करता है। क्लोरोफिल पौधों, शैवाल और साइनोबैक्टीरिया में उपस्थित एक हरा वर्णक होता है। यह सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है तथा इसका उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड व जल की सहायता से हो तो गया, दो बार हो गया क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। अटल बिहारी वाजपेयी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन तो बहुत पुराना 1942 का है। उन्हें दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। देखिए इनको किया तो गया है, पद्म विभूषण भी इनको मिला है, भारत रत्न भी इनको मिला है, लेकिन क्या इन्होंने उस समय के भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था? बिल्कुल करेक्ट है पहला वाला भी स्टेटमेंट, दोनों के दोनों सही हैं। तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर जो है 25 दिसंबर हाल ही में प्रतिवर्ष सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर, अब का मध्य प्रदेश। ठीक है। उन्होंने वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश किया।
जिसने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का अंत कर दिया। उन्हें वर्ष 2015 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम है भारत रत्न से सम्मानित किया गया। फिर 1994 में दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। यानी पहले उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है और 2015 में जो है देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया बाद में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। प्रधानमंत्री किसान योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। अगर यहीं लिखा होता कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो गलत हो जाता, क्योंकि ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। पहले भी कराया है सवाल, करेक्ट है। इसका कार्यान्वयन कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से दिया जाता है। इसमें 6,000 है या 5,000 है? 6,000 ही है, करेक्ट है स्टेटमेंट। और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा ही है। तीनों के तीनों करेक्ट हो गए, तो उपरोक्त सभी हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे तथा यूएस नेशनल आइस सेंटर अंटार्कटिक के हिमखंडों या हिमशैल का नामकरण करते हैं तथा उन पर नज़र रखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है दक्षिणी महासागर की अंटार्कटिक परिध्रुवीय धारा एकमात्र महासागरीय धारा है जो पूरे विश्व में प्रवाहित होती है। करेक्ट है क्या? दक्षिणी महासागर की अंटार्कटिक परिध्रुवीय धारा क्या पूरे विश्व में प्रवाहित होने वाली एकमात्र धारा है? क्या है? करेक्ट है, करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट, लेकिन पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। ये जो हिमखंड होते हैं ना, हिमखंड या हिमशैल, इन पर नज़र रखने वाला एकमात्र जो संस्था है वो है यूएस नेशनल आइस सेंटर, ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे नहीं। तो गलत है पहला वाला स्टेटमेंट, केवल दूसरा वाला सही है। तो पहले बात करें हिमशैल की या हिमखंड की, तो हिमशैल या हिमखंड उसे कहते हैं जो हिमनद यानी ग्लेशियर या सेल्फ बर्फ यानी सेल्फ आइस से विखंडित होकर खुले पानी में तैरता है। हिमशैल महासागरीय धाराओं के साथ तैरते हैं, लेकिन मार्ग में उथला जल या तटीय क्षेत्र की उपस्थिति के कारण स्थिर हो जाते हैं। यूएस नेशनल आइस सेंटर एकमात्र संस्थान है जो अंटार्कटिक के हिमखंडों यानी हिमशैल का नामकरण करता है तथा उन पर नज़र रखता है। ठीक है। अब एक ही है, क्या क्या करेगा वो? 2-3 देश और होते तो अच्छी नज़र रखी जाती, इसलिए गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। देखिए, अंटार्कटिक परिध्रुवीय धारा जो है वो दक्षिण महासागर की एक महत्वपूर्ण धारा है और पूरे विश्व में प्रवाहित होने वाली एकमात्र महासागरीय धारा है। ठीक है, जो पूरे विश्व में प्रवाहित होती है। हिमखंडों और हिमशैल ग्लेशियर से रिलेटेड एक प्रश्न जो है कल पूछा गया था यूपीएससी की जीएस पेपर 1 की मुख्य परीक्षा में। ठीक है, तो न्यूज़ में रहता है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है इनर लाइन परमिट ILP के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। इनर लाइन परमिट एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज है जिसे भारत सरकार द्वारा वर्ष 1952 में लागू किया गया था। क्या इनर लाइन परमिट को केवल मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड में लागू किया गया था? देखिए, अभी तक जो है इनर लाइन परमिट वो नागालैंड में लागू था, मिज़ोरम में लागू था, अरुणाचल प्रदेश में लागू था, लेकिन 2019 के बाद से जो है इसको चौथे राज्य में भी लागू कर दिया है, वो है मणिपुर। इसलिए दूसरा वाला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाता है और पहला वाला स्टेटमेंट इन्हीं 4 राज्यों में लागू है, ये मिज़ोरम, अरुणाचल, मणिपुर और नागालैंड। 1952 में नहीं, गलत है पहला वाला स्टेटमेंट, केवल दूसरा वाला सही है, बी है इसका आंसर। तो देखिए, 1873 से लागू है ये। बंगाल
ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 के तहत कार्यान्वित इनर लाइन परमिट एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज है जो कि एक सीमित अवधि के लिए संरक्षित या प्रतिबंधित क्षेत्र में भारतीय नागरिकों को जाने अथवा रहने की अनुमति देता है। तो 1952 में नहीं बल्कि 1873 के तहत बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 के तहत लागू है। देखिए 1873 के विनियमन की धारा 2 के तहत इनर लाइन परमिट जो है पूर्वोत्तर के केवल 3 राज्यों में लागू था, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में। लेकिन 11 दिसंबर 2019 से राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद मणिपुर जो है देश का चौथा राज्य बन गया है जहां इनर लाइन परमिट की प्रणाली लागू है। टोटल कितने राज्यों में है वर्तमान में? 4 राज्य। ठीक है, 4 राज्यों में लागू है। तो 10 प्रश्न थे इम्पोर्टेंट, ये थे मिक्स हर क्षेत्र से, करंट भी था, ज्योग्राफी था, हिस्ट्री था। इनकी प्रैक्टिस कम से कम 2 बार तो कर ही लेना। धन्यवाद। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 65 तक पहुँच सकते हो। साथ में यूपी पीसीएस की भी टेस्ट सीरीज़ चल रही है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उनका भी रिवीजन करते रहिए। देखिए यूपीएससी सिविल सेवा 2021 की प्रारंभिक परीक्षा के फॉर्म भरे जाएंगे 10 फरवरी से, यानी 1 महीने का समय है। और यूपी पीसीएस का नोटिफिकेशन भी अगले महीने या मार्च तक तो आ ही जाएगा। धन्यवाद।